वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 31 अक्टूबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में है। हाल ही में सीवीसी ने ये डिसाइड किया है कि अब के बाद से जो भी विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल्स उन्हें भेजे जाएंगे वो सब अब ईमेल के थ्रू ही होंगे 1 नवंबर के आगे से। मतलब इसके पहले जो हार्ड कॉपीज के फॉर्मेट में विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल्स भेजे जाते थे, अब सीवीसी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके मन में सवाल हो सकता है कि ये विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल क्या होता है। हर ऑफिशियल को समय समय पर एक क्लियरेंस सीवीसी से लेना पड़ता है जिसमें वो अपनी डिटेल्स देते हैं, उनकी जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पूरा ब्यौरा सीवीसी को भेजते हैं एक प्रपोजल के फॉर्म में कि आप इसे क्लियर कर दीजिए। सीवीसी एक बार उसे जब क्लियर कर देती है तब उस व्यक्ति को मान लिया जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति की सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसे आसानी से अपॉइंट किया जा सकता है किसी फर्दर पोस्ट पर, किसी पैनल में उसे मेंबर बनाया जा सकता है, उसे प्रमोट किया जा सकता है। सीवीसी है क्या? ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जिसे हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि ये इस तरीके से देख रेख करता रहे कि करप्शन को अवॉइड किया जा सके और जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही हो। इसे एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया था 1964 में। इसे बनाए जाने की जो अनुशंसा है, जो रिकमेंडेशन है, वो संथानम कमेटी ने दी थी। हालांकि बाद में 2003 में इसे एक स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, मतलब इसके लिए एक लॉ बना दिया गया। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। भारत के राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सीवीसी देखिए किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के तहत नहीं आती। जैसा कि आपको पता है कि इनका काम यह है कि ये करप्शन पर लगाम लगाएं और इसके लिए इन्हें देख रेख करनी पड़ती है। ज़रूरी है कि ये बॉडी इंडिपेंडेंट हो, लॉजिक से भी समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से ये केवल पार्लियामेंट के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन रिपोर्ट ये अपनी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कंपोजिशन है उसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और दो रेदर अपार्ट फ्रॉम दैट 2 विजिलेंस कमिश्नर्स और भी होते हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं कर देते, बल्कि उन्हें इसके लिए रिकमेंड किया जाता है और रिकमेंड करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। वो कमेटी जिस नाम की रिकमेंडेशन देती है, प्रेसिडेंट उन्हें ही सीवीसी के तौर पे अपॉइंट करते हैं। और ये जो कमेटी होती है इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। डेफिनेटली चूंकि सीवीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। 2000 प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। अगर एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसकी लीडर को ही एंट्री दे दी जाएगी। सीवीसी का जो टेन्योर होता है वो या तो 4 साल या 65 साल की उम्र तक होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, जो भी समय पहले पूरा हो जाए। जो पहले पूरा हो जाएगा वहीं पर उनका जो टेन्योर है वो समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल तो सीवीसी के बारे में था। देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने अभी अप्रूव कर दिया है ड्रिप। इसे देखिए ब्रीफ में ड्रिप प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं या सिंपली ड्रिप कहिए। ड्रिप के फेज 2 और फेज 3 के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ड्रिप का फुल फॉर्म यही है, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी डैम्स इंडिया में राइट नाउ फंक्शनल हैं उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करी जाए ताकि डैम से जो वेरियस रेवेन्यूज वगैरह जनरेट होते हैं वो थोड़ा और बेहतर हो जाए। फंडिंग की बात करें कि आखिर जो ड्रिप प्रोजेक्ट है इसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो पैसे देखिए ये एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है, मतलब पैसा बाहर से आ रहा है। बाहर से कहाँ से आ रहा है? कोई इंडिविजुअल हमें नहीं दे रहा, रेदर वर्ल्ड बैंक और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हमें इस प्रोजेक्ट के लिए फंड कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 10 साल का है, 2021 से लेकर 31 के बीच में। कंपोनेंट तो यही है कि डैम और उनसे जो भी एसोसिएटेड इंफ्रा है उसके रिहेबिलिटेशन और इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाए, डैम की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, जो भी और तरीके हो सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के उनको एक्सप्लोर किया जाए
और प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एक ऑर्डर के बारे में है। इस ऑर्डर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी इंट्रोड्यूस किया है और इस ऑर्डर का टाइटल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। ये ऑर्डर वहाँ के लैंड लॉज से संबंधित है। एक्चुअली में वहाँ के 11 लैंड लॉज को अभी स्क्रैप कर दिया गया है, सेंट्रल लॉज को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इसके पहले तक लैंड परचेज करने के लिए वहाँ का रेसिडेंट होना, परमानेंट रेसिडेंट होना ज़रूरी था। जो वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर सकता। ये जो कंपल्शन था इसे अभी इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हटा दिया गया है। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में अब कोई भी नॉन रेसिडेंट भी जाकर लैंड परचेज कर सकता है। इसका फायदा ये होगा कि वेरियस इंडस्ट्रीज अब वहां पर जाकर अपने जो आउटलेट्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज की विंग्स हैं उसे खोल पाएंगी, जिससे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने का मौका रहेगा। जो टर्म परमानेंट रेसिडेंट पहले हुआ करता था इन लैंड लॉज में कंपल्शन के तौर पे, उसे अब रिमूव कर दिया गया है। अब डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर वहां पर लैंड को परचेज करना है तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इससे स्पीडअप मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह से अब अर्बन और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइडर्स को भी बेचा जा सकेगा वहां के लोगों के द्वारा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि उससे तो बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड को अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो फिर लोगों की आजीविका भी दिक्कत में पड़ सकती है। इसीलिए इस चीज को अलग रखा गया है ताकि ये चीज सिक्योर रहे। रेरा को वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि रियल स्टेट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। अब जम्मू कश्मीर में इसे नोटिफाई कर दिया गया, वहां पर रियल स्टेट को इससे बूस्ट मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसे अभी वहां पे स्टैब्लिश किया गया है ताकि ये एक्वायर कर सके, प्रमोट कर सके और सेल कर सके लैंड को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए। इंडस्ट्रीज वहां पर जाएंगी तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी ना, तभी तो वहां पर जो कंपनीज की विंग्स हैं वो स्टार्ट होंगी या नई कंपनी स्टार्ट होंगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके लिए जरूरी है कि लैंड उन्हें मिले। जो स्ट्रेटेजिक एरिया है वहां पर लैंड के लिए कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं। कोई भी आर्मी ऑफिसर जिसकी रैंक कॉप कमांडर के ऊपर हो वो किसी एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकता है जहां पर डायरेक्ट ऑपरेशन या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में भी कुछ प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीकल्चरल लैंड पर अब अलाउ कर दिया गया है। एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर में भी। वहाँ पर किसी को बेचा नहीं जा सकता, गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। इस लैंड को किसी भी पर्सन के फेवर में जो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है, जो एग्रीकल्चर करता है, उसको तो दिया जा सकता है। हालांकि सरकार सर्टेन कंडीशंस में अलाउ कर सकती है। अगर हेल्थ केयर के प्रमोशन के पर्पज से कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहा है या फिर सेकेंडरी और हायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में कुछ किया जा रहा है, मतलब हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी, नहीं तो फिर अलाउ नहीं करेगी। मतलब सरकार इस एरिया में तो सेंसिटिव है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल पर, जो कि आमूर फाल्कन के बारे में है। चिरवान और ईरान, ये दो एमूर फाल्कन्स के नाम हैं जिनको रेडियो टैग किया गया था पिछले साल नवंबर में और इन्हें छोड़ दिया गया था। ये अभी 29,000 किलोमीटर की अपनी जर्नी कंप्लीट कर 361 दिन बाद वापस आ गए हैं। आमूर फाल्कन को लोकली अखोई पुइना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लंबी दूरी तक माइग्रेशन करने के लिए जाने जाते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं। इनका जो माइग्रेटरी रूट है उसमें ये देखिए ईस्ट एशिया में ब्रीडिंग करते हैं, माइग्रेट करके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आते हैं, श्रीलंका थाईलैंड के एरियाज में जाते हुए कंबोडिया, अरेबियन सी और साउथ अफ्रीका की कुछ लोकेशंस तक भी ट्रेवल करते हैं। एक बार में बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करने के लिए जाने जाते हैं आमूर फाल्कन्स। जो दोयंग लेक है नागालैंड की, वो इनके लिए स्टॉप ओवर की तरह होता है। वहां पर ये रुकते हैं अपनी एनुअल माइग्रेशन के दौरान। IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है। नागालैंड की सरकार एक आमूर फाल्कन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है ताकि इनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। जो अगला आर्टिकल है वो इंडस सचर जोन के बारे में है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अभी जो साइंटिस्ट हैं, देहरादून में सेटअप है ये, इन्होंने ये पाया कि इंडस सचर जोन, जो कि हिमालयाज के एम्बिट में आता है, पहले ऐसा माना जाता था कि वो लॉक्ड है,
लेकिन अभी उसे टेक्टोनिकली एक्टिव पाया गया। अब ये बात हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, चलिए मैं बता देता हूं। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में एक जो ज्वाइंट वाला एरिया होता है उसे ही स्विचर जोन कहा जाता है। जैसे जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जहां टकराई है, उनका जो ज्वाइंट वाला एरिया है उसे ही स्विचर जोन कहा जाता है। अभी तक मान्यता ये थी कि जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जुड़ी हुई है वो बिल्कुल लॉक्ड हो गई है। लॉक हो जाने की वजह से इन दोनों के प्लेट्स के बीच के रीजन में कोई एक्टिविटी नहीं होती, भूकंप वगैरह नहीं आते हैं, ज्वालामुखी भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा देखा गया, कुछ ऐसे सिम्टम्स या एविडेंसेस हमें मिले हैं जिससे हमें ऐसा लगा कि शायद ये टेक्टोनिकली एक्टिव है। ये जो स्विचर जोन है ये लद्दाख रीजन में देखा गया है, जहां पर इंडियन और एशियन प्लेट कह लीजिए, यूरेशियन प्लेट कह लीजिए, जुड़ती हैं। जो जियोलॉजिकल फीचर हमें वहां पर मिले हैं वो हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जो रीजन है जो पहले लॉक्ड माना जा रहा था, इनएक्टिव माना जा रहा था, वो एक्चुअली में एक्टिव है। जो सेडिमेंट्री बेड्स हमें मिली हैं वो झुकी हुई मिली हैं, और जो थ्रस्ट है वहां का वो ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिविटी हुई है तभी तो टूटा है, या फिर तभी तो ये जो प्लेट्स हैं ये हमें टिल्टेड मिल रही हैं। जो रिवर्स हैं उनके टेरेसेस भी अपलिफ्ट मिले हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई इंटरनल एक्टिविटी हुई है। और जो बेडरॉक्स हैं वो भी काफी ब्रिटल डिफॉर्मेशन के मिले हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत नाजुक हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जैसे कि बिस्किट। बिस्किट ब्रिटल होती है, आप जरा सा जोर लगाते हैं वो टूट जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो वहां पर जो बेडरॉक्स है वो हमें ब्रिटल मिले हैं, और काफी डेप्थ तक हमें वो ऐसा जो डिफॉर्मेशन है वो मिलता है। इन सभी चीजों से ऐसा हमें लगता है कि ये जो जोन है ये एक्टिव है, इनएक्टिव तो नहीं है जैसा अभी तक मान्यता थी। सचर जोन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये बात हम पहले ही देख चुके हैं। जो अगला आर्टिकल है वो ऑपरेशन मेरी सहेली के बारे में है। मेरी सहेली इनिशिएटिव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इसे चूंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बाकी सभी जो एरियाज हैं वहां पर एक्सटेंड करने की प्लानिंग चल रही है लेडी पैसेंजर्स के लिए। ऑपरेशन मेरी सहेली था क्या? देखिए, कई बार महिलाएं अकेले बहुत लंबी दूरी तक ट्रेन में सफर करती हैं और अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि उनकी ये जर्नी सेफ भी है या नहीं। उनकी जर्नी सेफ बनी रहे, वो कॉन्फिडेंट फील करें, इसीलिए ऑपरेशन मेरी सहेली को इनिशिएट किया गया। इस इनिशिएटिव में महिलाओं की सिक्योरिटी को ट्रेन जो उनका ट्रेवल है उसके दौरान इंश्योर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? स्ट्रेटजी ये है कि जो लेडी पैसेंजर्स हैं उनके साथ जो लेडी आरपीएफ पर्सोनल्स हैं उनकी टीम्स मिलकर बातचीत करेगी, सभी प्रकार के प्रिकॉशंस बताएगी कि आपको क्या क्या करना है ताकि आपकी जर्नी सेफ रहे। ये भी बताया जाएगा आपको कोई दिक्कत हो तो 182 पर डायल कर दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोच में तो। अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूरे रूट के दौरान बिना चहल पहल किए पूरे ट्रेन में पेट्रोलिंग करती रहेंगी, देखती रहेंगी कि किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स भी इस इनिशिएटिव को मिला है। जो अगला आर्टिकल है वो टाइफून मुलावे के बारे में है जो वियतनाम में आया। हाल ही में टाइफून मुलावे ने सेंट्रल वियतनाम को प्रभावित किया। वहां पर कई सारी लैंडस्लाइड्स देखने को मिली जिसमें कई सारे गांव प्रभावित हुए, कस्बे प्रभावित हुए और वो लैंडस्लाइड्स की चपेट में आ गए। साइक्लोन के बारे में बात करें तो टाइफून एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो इलाका है, ट्रॉपिक ऑफ जो हमारी कैंसर और कैप्रिकॉन लाइन है उसके बीच के रीजन में ये साइक्लोन हमें देखने को मिलते हैं। इनके नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग बताए जाते हैं। जैसे टाइफून इन्हें नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में कहा जाता है। अगर आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाएंगे तो इन्हीं को हरिकेन कह दिया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन में इन्हें नाम दिया जाता है विली विलीज, जबकि इंडियन ओशन रीजन में इन्हें सिंपली ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। वियतनाम की लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी, ये वियतनाम है, ये पूरी लोकेशन वियतनाम की यहाँ पर है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए जेनरिक टर्म है, मेट्रोलॉजिस्ट जो डिस्क्राइब करते हैं, ये रोटेटिंग एक स्टॉर्म होता है जो थंडर स्टॉर्म और बहुत तेज रेनफॉल के साथ आता है। जो विंड स्पीड होती है वो समटाइम्स 130 किलोमीटर पर आवर की होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये बातें हमने टाइफून मुलावे के बारे में देखी। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो रुपी के डेप्रिसिएशन के बारे में है। हाल ही में रुपी थोड़ा और डेप्रिशिएट कर गया है और डॉलर के मुकाबले 74 रुपए कुछ पैसे पहुंच गया है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रुपए की वैल्यू गिर गई है। रुपए की वैल्यू गिरने का मतलब क्या है? कि अब आपको एक डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने होंगे। देखिए, जो रुपए का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन डॉलर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इंडिया में अगर डॉलर ज़्यादा है तो रुपए की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंडिया में डॉलर कम है तो जो रुपए की वैल्यू है वो गिर जाएगी, क्योंकि अब हमें डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो डॉलर की अवेलेबिलिटी एक मुद्दा होता है रुपए के डेप्रिसिएशन के लिए। डॉलर की अवेलेबिलिटी कई सारे मुद्दों पर डिपेंडेंट होती है कि हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो कैसा है, हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है। अगर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अच्छा जा रहा है तो डॉलर की अवेलेबिलिटी या इन्फ्लो बना रहेगा और रुपया जो है वो मजबूत बना रहेगा। लेकिन अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रभावित हुए तो जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और रुपए की वैल्यू भी गिरने लगेगी। कोविड 19 की पेंडेमिक की वजह से डेफिनेटली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों प्रभावित हुए हैं, इसीलिए रुपए की वैल्यू भी गिर रही है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में चूंकि गवर्नमेंट इस चीज को मैनेज नहीं करती, इसीलिए इनका फ्री फॉल होता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी ही होगी। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर मार्केट मैकेनिज्म इस बात को डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कि जो एक्सचेंज रेट होगा वो कैसा होगा। और तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर सरकार यूं तो मार्केट मैकेनिज्म पर ही जो एक्सचेंज रेट है उसे रहने देती है, लेकिन समय समय पर मैनेज करती रहती है। तो ये तो बातें आपने एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में भी जान ली। करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के कुछ मायने होते हैं। क्या मायने होते हैं? देखिए, अगर करेंसी एप्रिसिएट हो रही है, इसका मतलब ये है कि डॉलर खरीदने के लिए आपको कम रुपए देने होंगे। हम रुपए के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ताकि समझने में आसान हो। यानी कि एक डॉलर के लिए आपको केवल 60 रुपए देने हैं। करेंसी एप्रिसिएट हो रही है, पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब रुपए की वैल्यू गिर रही है, आपको कम रुपयों में ही एक डॉलर मिल जा रहा है। करेंसी का एप्रिसिएशन कई वजह से होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट सरकार अच्छा दे रही है तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ट्रेड बैलेंस बढ़िया है, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमें पर्याप्त मात्रा में पैसे भी मिल जाते हैं, बिजनेस साइकिल ठीक ठाक चल रही है, तो फिर डॉलर का फ्लो बना रहेगा, रुपए की वैल्यू बढ़िया बनी रहेगी। करेंसी अप्रिसिएशन एक्सपोर्ट एक्टिविटी को डिस्करेज करता है। एक्सपोर्ट को थोड़ा सा नुकसान इससे होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जो कुछ भी यहाँ से भारत देश से बाहर भेजेंगे वो एक्सपोर्ट होगा, उसके बदले में आपको पैसा तो डॉलर में ही मिलेगा। अब सपोज करिए कि एक डॉलर की वैल्यू 60 रुपए है, पहले 70 रुपए थी, अभी 60 रुपए में आपको एक डॉलर मिल जाता है। करेंसी अप्रिसिएट हो गई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब आप कोई सामान बाहर बेचेंगे, आपको एक डॉलर मिला, भारत देश में लेकर आएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपए ही तो मिलेंगे। पहले कितने मिलते? 70 रुपए मिलते। तो आप कोशिश करेंगे कि करेंसी थोड़ी डेप्रिसिएट हो जाए, तब मैं अपना सामान बेचूं ताकि मुझे ज्यादा रुपए मिले। तो करेंसी के एप्रिसिएट होने से एक्सपोर्ट को नुकसान होता है, क्योंकि लोग एक्सपोर्ट करना अवॉइड करते हैं या कम कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ताकि उन्हें एक डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपए भारत में मिल जाएं। करेंसी डेप्रिसिएशन, इसके भी वही रीजंस होते हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आ गई तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिस्क एवर्जन, ये सारे रीजंस होते हैं। ये करेंसी के एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है। वही बात है, अब एक्सपोर्ट करेंगे, एक रुपए बराबर सपोज करिए एक डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपए हो गया। लोग यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अमाउंट उन्हें डॉलर में मिलेगा वो यहां कन्वर्ट होकर ज्यादा रुपए हो जाएगा। तो इससे जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा इंसेंटिवाइज होता है। अगला आर्टिकल इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत काम करते हैं, उन्होंने इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को अभी 2020 में रिलीज किया, सितंबर 2020 के लिए। इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये पूरा है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारे आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% का वेटेज भी रखती हैं। अगर हम आगे देखें तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये बेसिक हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हमें यहीं से मिलते हैं। ये हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल्स डिसाइड करती है। अगर ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हेल्दी हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक जा रही है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सही गलत बताइए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करता है, गलत। ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। ऑपरेशन मेरी सहेली, ये सही है। करेंसी एप्रिसिएशन इनकरेज करता है कंट्री के एक्सपोर्ट को, गलत है। एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट डिस्करेज होता है। अमूल फाल्कन आयुषियन लिस्ट में इंडेंजर्ड है, गलत है।
क्योंकि ये लीस्ट कंसर्न है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।